एआईएमआईएम राजस्थान से चुनाव लड़ रही है। एआईएमआईएम राजस्थान में पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है इस बार। राजस्थान का मुसलमान बहुत प्रताड़ित नहीं लगता है यहाँ पे। गहलोत सरकार बहुत ज्यादा तुष्टीकरण करती है। नासिर और जुनैद वाला मसला होता है, वहाँ गहलोत जी को जाने में 15 दिन लग जाते हैं। वहाँ आज तक एक भी पैसा नहीं दिया गया है। जहाँ मुस्लिम है वहीं एआईएमआईएम आ रही है। हम ताकतवर से मतलब है कि एआईएमआईएम जहाँ ताकतवर है, उससे मेरा मतलब कतई ये नहीं है कि मुस्लिम जहाँ ताकतवर है। सरदारपुरा से भी लड़ाई कि जहाँ हम जमीनी स्तर पे मजबूत हैं, हम लोग वहीं से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में एक बार फिर से तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण कौम की जिसके मुद्दों पर सियासत 1947 के बाद से ही गर्माती रही है। उनके हक हकूक के मुद्दों को लेकर कांग्रेस और भाजपा में तकरार इस वक्त चरम पर है। कोई कौशल की बात करता है तो कोई रियायत की, लेकिन जब रिवाज और रवायत की बात हो उस बीच में अल्पसंख्यक मतदाता क्या सोच रहा है उस पर भी बात करनी जरूरी है। राजस्थान में 2011 के हिसाब से 62 लाख मुस्लिम आबादी है। यह मतदाता भी हैं और मतदाता भी करीब 45 सीटों पर ताकतवर भूमिका के साथ। आज इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान। स्वागत है आपका। धन्यवाद। जमील जी, वर्ष 2013 में भाजपा और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस से 16 सीटें दी गई, उम्मीदवार कोई नहीं जीता। 2013 में ही बीजेपी ने 4 सीटें दी, 2 पर मुस्लिम उम्मीदवार काबिज रहे। 2018 में गणित बदला, कांग्रेस ने 16 सीटों से घटाकर 15 सीटें कर दी, यानी एक कम की, लेकिन उम्मीदवार जीते अब की बार एमएलए प्रत्याशी 8। भाजपा में 1 सीट टोंक से अंतिम क्षणों में दी गई, लेकिन वो भी जीत नसीब नहीं हुई। इस बार चुनाव में आप हैं और इस चुनावी मैदान में हलचल आज से नहीं काफी पहले से मचाई हुई है। क्या कहते हैं, सीधी बात, एआईएमआईएम राजस्थान से चुनाव लड़ रही है? धन्यवाद अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने शो पे बुलाया और राजस्थान में एआईएमआईएम की भूमिका के लिए मैं आज आप लोगों के बीच आया हूं आपसे बात करने के लिए। तो जी हाँ, बेशक एआईएमआईएम राजस्थान में पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है इस बार। जी, ताकत को आपने ऐड किया। ये ताकत संभवतः आप हवा महल से भी दिखा रहे हैं खुद। जी हाँ, मैं खुद हवा महल से चुनाव लड़ रहा हूँ। ताकत से मेरा मतलब ये है कि जहाँ हम ज़मीनी स्तर पे मजबूत हैं, बूथ लेवल कमेटीज जहाँ हमारी बनी हुई है, जहाँ बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं हम लोग राजस्थान में, हम लोग वहीं से चुनाव लड़ेंगे। इसी से एक नया सवाल होता है कि जहां आप मजबूत है, यानी जहां मुस्लिम है, वहीं एआईएमआईएम आ रही है। ऐसा क्यों? विधानसभा सीटें तो 200 है, प्रत्याशी सभी वर्गों के, सभी जातियों के और अन्य धर्म के भी लिए जा सकते हैं जो ताकतवर है। उनके बारे में क्या विचार है? हम ताकतवर से मतलब है कि एआईएमआईएम जहाँ ताकतवर है, उससे मेरा मतलब कतई ये नहीं है कि मुस्लिम जहाँ ताकतवर है। हमारी पार्टी में हर वर्ग के लिए जगह है, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, या किसी भी अन्य धर्म और जाति के लोग हों, चाहे वो जाट भाई हों हमारे, चाहे गुजर भाई हों, चाहे मीणा भाई हों। हम कुछ एक सीट्स ऐसी भी है जहाँ से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जहाँ हमारे दलित भाई भी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे कोई उम्मीदवार जो आप बताना चाहें, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बता सकते हैं? जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन गंगापुर सिटी से हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लक्ष्मणगढ़ से भी लड़ेंगे, हम चौहटन से भी लड़ेंगे। सरदारपुरा से भी लड़ाएंगे? नहीं, सरदारपुरा से नहीं लड़ा रहे हम लोग। ऐसा क्यों? वहाँ अभी हमारी पार्टी इतनी मजबूत है नहीं, काम हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जरूर से हम लोग लड़ेंगे। अगर कोई टिकट मांगता है वहां से, तो कोई टिकट मांगता है तो हम पहले उनकी दावेदारी देखेंगे। अगर वहाँ हम जमीनी स्तर पे मजबूत दिखाई दिए हमें खुद को, तो हम डेफिनेटली लड़ेंगे। अक्सर ये होता है जब बड़े नेता जहाँ, जैसे केवल सरदारपुरा की नहीं, झालावाड़ की भी बात कर लें या फिर टोंक से बात कर लें, यहाँ से तो लड़ा रहे हैं आप? बेशक, बिल्कुल लड़ा रहे हैं, टोंक से बिल्कुल लड़ा रहे हैं। सरदारपुरा छोड़ने की कोई खास वजह? अशोक गहलोत से ज्यादा प्रेम? नहीं, प्रेम वाली बात नहीं है। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि जहां हम लोगों का जमीनी स्तर पे पार्टी मजबूत है, वहां से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यूं चुनाव लड़ाने को मैं 200 सीट पे प्रत्याशी खड़े कर सकता हूं, मेरे पास नाम भी है माशाल्लाह काफी, लेकिन हम लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ चुनाव
लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे या किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर वही बात आ जाती है, कांग्रेस हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाती आई है काफ़ी समय से, वो चीज़ फिर यहाँ सामने आती है। लेकिन हम लोग वहीं चुनाव लड़ेंगे जहाँ ज़मीनी स्तर पर मजबूत है और इंशाल्लाह चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। लेकिन चर्चा में तो रहता है, अगर क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत ने भी कहा कि अगर वसुंधरा वहां से लड़ती है तो ये पूरे देश में चर्चा होगी, और अगर AIMIM वहां से लड़ती है तो कम से कम मीडिया की सुर्खियां तो बने रहते हैं आप। नहीं, चर्चा तो तब हो जाएगी जब हम लोग कहीं से चुनाव जीत जाएंगे और या कहीं हम मजबूती दिखाएंगे। चर्चा तो अपने आप वहां से कितनी सीटों से लड़ेंगे? हम लोग करीब 30 से 35 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। जीतने की उम्मीद है? हाँ बेशक, बिल्कुल। वही हम लोग, मैंने आपको जैसा कि बताया, जहां हमारी ग्राउंड लेवल पे मजबूती होगी, 30-35 सीटों पे हमारा काम चल रहा है, जहां हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारी पार्टी मजबूत कर रहे हैं जी। आने वाले समय में हम धीरे धीरे जैसे जैसे प्रत्याशियों के नाम घोषित करते जाएंगे, आप लोगों को पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। जीतेंगे कितने हैं? जीतने की हमें काफी पूरा गुना भाग आपने कर लिया होगा? नहीं, पूरा गुना भाग कर रखा है। बेशक हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हार और जीत अल्लाह के हाथ में, देखिए जी, मतदाता के हाथ में भी है। बेशक। आपके मुखिया पर मैं बात कर रहा हूं, ओवैसी जी की, बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है, और ये कहा भी जा रहा है, राजनीतिक सुर्खियां भी है कि यहाँ पर कांग्रेस के वोट काटने के लिए आप मैदान में हैं, आपको आगे लाया गया। देखिए, ये जो टैग है बीजेपी की बी टीम, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का दिया हुआ टैग है। अब वो बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये तो जनता जनार्दन को सबको पता है कि कौन किसकी ए टीम है और कौन किसकी बी टीम है। आप 2014 के बाद से अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो 1000 से ज़्यादा MLA, MP और पार्षद और कई सारे नेता बड़े बड़े कांग्रेस के ऐसे हैं जो बीजेपी की गोद में जाके बैठ चुके हैं। तो ए टीम, बी टीम कांग्रेस वाले ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे हमारी पार्टी से। आप अगर चुनाव आकलन की बात करें तो आप ये देखें कि राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी इल्ज़ाम हमारी पार्टी को लगता है कि बी टीम काम कर रही है। साथ में आप विधानसभा के साथ लोकसभा की भी तैयारी कर रहे हैं? बेशक, बिल्कुल, लोकसभा भी लड़ेंगे हम 2024 में। आपने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि भाई दिक्कत कांग्रेस को है। कांग्रेस को क्यों दिक्कत है? कांग्रेस को दिक्कत इसलिए है कि कांग्रेस ने माइनॉरिटी को, दलित को, पिछड़ों को अपना मूलभूत वोट बैंक समझ रखा है कि इनके बिना हम लोग जीत नहीं सकते, कि ये वोट बैंक तो हमारा ही है, इनके लिए काम करो नहीं करो, ये वोट बैंक तो हमारा ही है। मोदी जी कहते हैं मैंने 3 तलाक के पूरे मसले पर मुस्लिम महिलाओं का साथ बीजेपी की तरफ कर दिया है, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे कौशल विकास की हो या अन्य कई मुद्दों को लेकर वो मुस्लिम हितों की बात करते रहे। तो वो कहते हैं कि अब वक्त बदल गया है और संघ भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेके अब चल रहा है। देखिए, ये तो कहने की बात अलग होती है और ज़मीन पे जब चीज़ें आती हैं तो आंकड़े आपको दिखाई देंगे कि वो अलग है, होता है। कहने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है मीडिया पे, लेकिन जो ज़मीन पे जब चीज़ें आती हैं तो वो बहुत अलग तरह से दिखाई देती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुद्दों पे बात करें तो राजस्थान का मुसलमान बहुत प्रताड़ित नहीं लगता है यहाँ पे। आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसे मसले हुए हैं जिससे AIMIM जब मुद्दों के साथ आएगी तो वर्तमान सरकार के खिलाफ जो आक्रोश मुस्लिमों का है वो सामने ला पाएगी? क्या मुद्दे आप मानते हैं? देखिए, राजस्थान में अगर जहाँ तक हम बात करें माइनॉरिटीज़ की, तो मुद्दे, इतने सारे मुद्दे हैं कि एक गिनाने बैठेंगे तो 1000 मुद्दे निकल जाएंगे। कुछ बड़े मुद्दे जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये नेशनल मुद्दे हैं जो राजस्थान में भी बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। कि गहलोत सरकार ने तो अभी जो मत्स्य पैरा टीचर्स की भर्ती है वो भी संख्या बढ़ा दी है, संविदा कर्मी नियमित कर दिए हैं। उसका भी मैं आपको बताता हूं। आपके राशन को लेकर, चिकित्सा को लेकर वो कहते हैं कि हमने 25 लाख चिरंजीवी कर दिया। वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो सब कुछ चीजें कर दी है और किसी तरीके की कमी नहीं रखी है। और इवन भाजपा आरोप लगा रही है तुष्टीकरण के, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की, कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था के मसले में इन पर नरमी बरत रही है। तो दोनों वो आपस में लड़ रही हैं आपके मुद्दे पे, आप कहाँ हैं? देखिए, ये जो अभी चुनावी रेवड़ियां बटी गई हैं जी, तो इनको तो हम लोग वो बिल्कुल कतई सिरे से नकारते हैं कि ये तो चुनावी रेवड़ियां हैं, इनका तो फायदा किसी भी तरह से जनता को मिलने वाला नहीं है। आप अगर बात करते हैं, जैसे गहलोत जी ने अभी जो 100 यूनिट बिजली फ्री करी, सभी के लिए करी, लेकिन आप देखें कि गहलोत जी क्योंकि जादूगर हैं तो 100 यूनिट बिजली फ्री करने के बाद सभी लोगों का बिजली का बिल जो है वो बढ़ गया। ठीक है,
चिरंजीवी योजना में कोई साहब अगर इलाज कराने जाते हैं तो वहाँ अगर 1 लाख रुपए का उनका पूरा टोटल बिल बैठता है तो उनको बोला जाता है कि हम लोग यहाँ से आपके 20,000 रुपये सैंक्शन करेंगे, 80,000 आपको खुद से देने पड़ेंगे। पहले ही बजट पता चल जाता है मरीज को, तो मरीज वहाँ जाता ही नहीं है। तो ये तकलीफें तो मेरी देखी हुई हैं। हमारे कई कार्यकर्ता हैं जो मतलब इन चीज़ों में सिरे जड़ों में घुसे हुए हैं, जो हमें बताते हैं, रेगुलर रिपोर्ट देते हैं। और रही बात जो तुष्टीकरण वाली जो बात है, गहलोत सरकार बहुत ज़्यादा तुष्टीकरण करती है। बीजेपी और कांग्रेस के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन कांग्रेस माइनॉरिटीज़ के साथ तो बहुत ज़्यादा तुष्टीकरण का काम करती है। आप अगर ताज़ा मुद्दा देखें, अब थोड़े दिन पहले एक हत्या की गई थी कन्हैया लाल जी की, जिसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं कि बहुत ही गलत काम होता। वहाँ पूरी गहलोत सरकार कुछ घंटों में पहुँच गई और वहाँ पर जाते ही 50 लाख का मुआवजा, 2 सरकारी नौकरियाँ, सभी कुछ सारी जितनी भी सरकार से बंद पड़ती थी वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ दे के आए। बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद नासिर और जुनैद वाला मसला होता है। वहाँ गहलोत जी को जाने में 15 दिन लग जाते हैं। वहाँ आज तक एक भी पैसा नहीं दिया गया है। सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, कोई माली इमदाद भी नहीं की गई है। ये तुष्टीकरण की बात हो गई। फिर एक किस्सा होता है भट्टा बस्ती में, जो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में जो हादसा हुआ, जिसमें एक असगर अली साहब यात्रा कर रहे थे। यहाँ भट्टा बस्ती के रहने वाले यहाँ के विधायक को पता ही नहीं कि वो मेरे इलाके का आदमी है। वो 3 दिन बाद पहुँचते हैं वहाँ पे और 50,000 रुपये दे के हाथ साफ करके आ जाते हैं कि हो गया मसला, मैटर सॉल्व। कुछ भी नहीं मिला उनको। उसके बाद जी, जनता सड़कों पे उतर गई। जनता डिमांड कर रही है कि भाई बच्चे यतीम हो गए, 5 बच्चे हैं, उस गरीब परिवार की मदद की जाए, कोई नौकरी दी जाए, कोई घर दिया जाए। आपने की कुछ नहीं। बिल्कुल, हमारी पार्टी की तरफ से हम भी माली इमदाद करके आए थे। इसी का मैं कंपैरिजन बताता हूँ, हमारी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का। सेम ट्रेन में एक सैफुद्दीन साहब भी यात्रा कर रहे थे, जो कि हैदराबाद के थे। हमारे हैदराबाद के AIMIM के MLA खुद जाते हैं मुंबई, सारी कागजी कार्रवाई करके वो जनाजा हैदराबाद लेके आते हैं। यहाँ के विधायक को 3 दिन बाद पता चलता है और उसके बाद अगले ही दिन। तो विधायक भी आपके उसी से हैं? कांग्रेस के विधायक हैं, बेशक। मैं वही कह रहा हूँ, तुष्टीकरण की बात बता रहा हूँ मैं, कांग्रेस की और माइनॉरिटी की। और वहां पर हैदराबाद में हमारी सरकार के द्वारा अपील की जाती है और वहां पर 2 BHK का फ्लैट, माली इमदाद और सरकारी नौकरी दे दी जाती है। यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया है। सेम किस्सा भी इकबाल भाई के साथ हुआ। इनकी मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। इलाका था हवा महल का। हवा महल के जो विधायक हैं वो वहां नजर ही नहीं आए। ये देखिए आप, तो जिम्मेदारी लेनी बनती है। गरमाया हुआ है अभी। बेशक, बिल्कुल। और दोनों तरफ से भाजपा और कांग्रेस की राजनीति की भेंट भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुआवजा तो घोषित हुआ, लेकिन वो मुआवजा भी विवादों में आया और अब जो कार्रवाइयां हो रही हैं उन पर भी संभवतः सवालिया निशान उठ रहे हैं। हालांकि चुनावी वर्ष में ऐसी राजनीति होती है। लेकिन जमील जी, पार्टी की बात कर लेते हैं फिर से। आपकी पार्टी की कैंपेनिंग धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। आप अगर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, मैं आपको बताता हूं जहां हम लोग मजदूर से काम कर रहे हैं। आप बाड़मेर जाइए, शिव में जाइए, चौहटन में जाइए, आप फतेहपुर जाइए, आप हवा महल जाइए, आप टोंक जाइए, आप कामा जाइए, किशनगढ़ बास जाइए, रामगढ़ जाइए। जहां भी हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है वहां आप जाके देखें, पार्टी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, सदस्यता अभियान चल रहे हैं, पार्टी अपने आइडियोलॉजी के बारे में लोगों को बता रही है और मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारती। अब कह रहे हैं कि आपको लाकर वो कमी पूरी कर दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस इस बार सोच रही है कि जो 15 टिकट दिए गए थे पिछली बार, उनमें से भी थोड़ी कटौती कर दी जाए। उसका लाभ मिलेगा? देखिए, ये तो कांग्रेस और बीजेपी का आंतरिक मामला है। लेकिन कांग्रेस, जहां तक आप कांग्रेस की बात करते हैं, बीजेपी से तो माइनॉरिटीज़ को कोई उम्मीद कभी थी भी नहीं। कांग्रेस से कुछ हद तक उम्मीद थी क्योंकि वो एक सेकुलर पार्टी के रूप में काम कर रही थी। तो आप देखें कि अगर पिछले दो चुनाव से पहले अगर आप बात करें तो 2 दर्जन माइनॉरिटीज़ को टिकट दिए जाते थे। आज लाके 15 कर दिए गए हैं और आप आने वाले चुनाव में हो सकता है वो 12-13 पे अटका दें। तो ये राजनीति है कांग्रेस की, तो सभी को दिख रही है, तो आंकड़ों में भी। मुस्लिमों के मुद्दों पर भी बात कर लें, क्योंकि इस आबादी में बड़ी संख्या ऐसी है जो शिक्षा से भी वंचित है, जो नौकरी से भी वंचित है और उस रेखा के नीचे है जहां रोज कुआं खोदना है, रोज प्यास बुझानी है। यानी मैं बात कर रहा हूं कि डेली वेजेस के जो आदमी हैं वो बहुत हैं। इस कौम के
उन मुद्दों को क्या एआईएम धरातल पर उतारेगी जिन मुद्दों को लेकर आप वोट बैंक में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? बेशक अंकित, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हवा महल विधानसभा क्षेत्र का ही देता हूँ, जहाँ मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं ज़मीनी स्तर पर लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। यहाँ जब भी मैं जाता हूँ, ज़्यादातर लोग डेली वेजेस वाले ही हैं, मैक्सिमम, जैसा कि आपने बोला, बिल्कुल सही बात है। वो ज़्यादातर लोग डेली वेजेस वाले हैं, रोज़ कुआक होते हैं, रोज़ कमाई करते हैं, रोज़ खाते हैं। तो ये इसलिए तकलीफदेह है क्योंकि सरकारों ने इन लोगों के लिए, इन डेली वेजेस वालों के लिए या गरीब माइनॉरिटी जनता के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कुछ इस तरह के काम नहीं किए। आज़ादी के 76 साल हो चुके हैं, आज भी रोज कुआं खोदो रोज खाओ वाली चीज हो रखी है। यहाँ कुछ ऐसे रोजगार नहीं डेवलप किए गए, यहाँ इनके लिए शिक्षा के अच्छे अवसर नहीं है, शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल्स नहीं है। आप अगर स्कूल्स की बात करें तो इन इलाकों में जो भी माइनॉरिटी के इलाके, पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें, माइनॉरिटी के जितने भी इलाके हैं वहाँ शिक्षा के लिए कोई अच्छे कदम नहीं उठाए गए हैं कभी भी। एक स्कूल है, 2 कमरे हैं, पता चला 12वीं तक स्कूल है, वो 2 कमरों में 12वीं तक की स्कूल चल रही है। बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है, 12वीं तक की क्लास चल रही है। आप देखें, स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छी डिस्पेंसरीज नहीं है, डिस्पेंसरी हैं तो वो बंद हो गई, ताले लग गए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर नहीं है उनके पास। अस्पतालों को अपग्रेड नहीं किया गया, अस्पताल में हालत खराब है, मरीज को बैठाने के लिए जगह नहीं है। आप ये देखें, रोजगार के लिए कोई सरकारी तरफ से मदद नहीं की गई है कि इनके लिए कैसे रोजगार जनरेट किए जाए, महिलाओं को कैसे रोजगार दिए जाए ताकि वो अपने घर के खर्चे में थोड़ा हाथ बटा सकें। ये सारे मुद्दे चुनाव बना पाएंगे क्या? इधर तमाम पार्टियां भी बातचीत कर रही है, एआईएमआईएम के साथ क्यों आया जाए, इसकी कोई प्रभावी नीति रणनीति बनाई है? जी हाँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जितने भी मुद्दे हैं ये हम जब भी जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारा रोल मॉडल जो हमारी पार्टी का है, आप देखें तेलंगाना जी, तेलंगाना में, क्योंकि हमारी पार्टी का हेडक्वार्टर है, पार्टी तेलंगाना से काम करती है। अब अलग अलग राज्यों में हमारी पार्टी जा रही है, तो तेलंगाना और राजस्थान की हम कंपैरिजन दिखाते हैं, हम बताते हैं लोगों को कि तेलंगाना में 45 लाख की माइनॉरिटी की आबादी है और 2200 करोड़ बजट है। जैसे मोदी जी का गुजरात मॉडल था, आपका तेलंगाना मॉडल है। बेशक तेलंगाना मॉडल गुजरात मॉडल से काफी आगे है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम जो तेलंगाना नंबर 1 है। आपकी पार्टी का ज्यादा योगदान है क्या वहाँ? बहुत ज्यादा योगदान है साहब। अगर माइनॉरिटी के लिए हम आप बात करें, हमारे सिर्फ 7 एमएलए हैं, लेकिन 7 एमएलए होने के बावजूद माइनॉरिटी का 45 लाख की आबादी पे बजट है 2200 करोड़, जो कि राजस्थान में 65 लाख की आबादी पर है 250 करोड़, 250 करोड़। अब आप ये देखिए कि फर्क देखिए, अब आप कहाँ 45 लाख पे 2200 करोड़ और 65 लाख पे 250 करोड़। तो फर्क यही नजर आ जाता है आपको कि अगर 250 करोड़ 65 लाख की आबादी पे आपको खर्च करना है तो किसे क्या दे पाओगे आप? यानी कि बजट भी बढ़ाना होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर जाएंगे। आपके नेता की बात कर लेते हैं, ओवैसी साहब कितनी सभा करने वाले हैं, क्योंकि माहौल तो वही बना पाएंगे? बेशक ओवैसी साहब की यहाँ काफ़ी सारी सभाएं होने वाली हैं आने वाले समय में, अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि तेलंगाना में भी चुनाव है, तो हम उसके हिसाब से ही पूरा प्लानिंग करेंगे कि यहाँ कितनी सभाएं हो सकती हैं। तेलंगाना में भी उन्हें समय देना पड़ेगा। तो जल्द ही आने वाले समय में काफ़ी सारी सभाएं होने वाली हैं। जयपुर के अलावा कामा, टोंक, फतेहपुर और जहाँ भी हम चुनाव लड़ेंगे, हर जगह ओवैसी साहब जाएंगे। आपकी एक सभा तो मुझे ध्यान आ रहा है, पिछले दिनों अनुमति नहीं मिली थी, अब की बार कहाँ अनुमति ले पाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह इस बार अब तो हम लोग अनुमति पूरी तरह से लेंगे और छोटी छोटी सभाएं भी करवाएंगे हम। ऐसा नहीं कि बड़े लेवल की सभाएं होंगी, बड़ी और छोटी हर तरह की सभाएं होंगी। रोड शोज भी हम लोग करवाएंगे। पार्टी का क्या बेस अब तक हो चुका है राजस्थान में? कितने लोग जुड़ चुके हैं? देखिए, अगर आंकड़ों की हम बात करें तो करीब करीब 4 लाख के आसपास लोग हमसे जुड़ चुके हैं। हमने सदस्यों की हम बात करें तो, क्योंकि पार्टी पिछले साल 31 मई 2022 को राजस्थान में लॉन्च हुई थी, उसके बाद से ही लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है। तो अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और इतने लोग जुड़ भी चुके हैं। देखिए, एक युवा चेहरा के तौर में आपको प्रमोट किया गया है राजस्थान में और अब टिकट की बारी है, तो क्या यूथ और महिलाओं पर फोकस रहेगा? हर तरह से रहेगा साहब। यूथ, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी का कॉम्बिनेशन बना के हम टिकट वितरण में भी रहेगा साहब। जी बिल्कुल। क्या कुछ ऐसी प्लानिंग करिए, कोई एज क्राइटेरिया कोई फिक्स किया? नहीं, एज क्राइटेरिया नहीं है इसमें। जितने भी एक्टिव जो भी कार्यकर्ता हैं उनमें से ही जमीनी स्तर से लोगों को चुना जाएगा, वही लीड करेंगे हम। सारी टिकट तय हो गई या कुछ नाम बाकी है? अभी काफी नाम बाकी है। अभी 3 ही टिकट तय की है हमने, 3 अनाउंसमेंट हो चुके हैं। एक मेरा हवा महल से, एक कामा और एक फतेहपुर से। जी,
अगर बीजेपी, कांग्रेस, इन दो ही प्रमुख पार्टियां हैं, मैं इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूं, बाकी तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनसे लूटा हुआ जो प्रत्याशी है वो उनकी तरफ नजर मारेगा, लेकिन कोई अगर दमदार प्रत्याशी जिसकी टिकट कटती है उसको क्या आप टिकट देंगे? हाँ, बेशक ऐसा हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बीजेपी की आइडियोलॉजी तो हमारी आइडियोलॉजी से कभी मैच करती नहीं है। कोई भी व्यक्ति की अगर टिकट कटती है तो वो निर्दलीय हो गया एक तरीके से। बिल्कुल। वो पार्टी छोड़ के आपके साथ आना चाहे, क्योंकि बसपा का मॉडल आपने देखा होगा, राजस्थान में हमेशा सक्रिय रहा है, और राजस्थान के बसपा के विधायक तो मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये तो खुद अशोक गहलोत जी तो ज्यादा समझते होंगे, लेकिन इस पूरे मसले में AIMIM के पास भी मौका है इस बार कि वो बसपा मॉडल के आधार पर उन मजबूत प्रत्याशियों को टिकट दे। क्या उस गेम में आपकी क्या तैयारी है? नहीं, पूरी तरह से हमारे दरवाजे खुले हैं उन लोगों के लिए जो भी अपनी पार्टी छोड़ के और उनके आइडियोलॉजी से अलग हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी से मैच करते हैं, तो हमारे दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं, हम स्वागत करेंगे। राजस्थान के लिए घोषणा पत्र लाएंगे? बेशक साहब। कब तक आएगा? इंशाल्लाह अगले 2 वीक के अंदर आ जाए। तो क्या सुझाव वगैरह लिए गए हैं या फिर कोई कमेटी ही काम कर रही है? सुझाव भी लिए गए हैं, कमेटी भी बनी हुई है एक। जी। कोई खास बात जो चुनाव को लेकर आप सोच रहे हो कि राजस्थान चौक के दर्शकों के जरिए उन तक पहुंचाई जाए जो मतदाता भी हैं? मैं राजस्थान चौक के जरिए, अंकित जी आपके जरिए सभी दर्शकों को ये इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप चुनाव देने जाएं, अपना चुनाव में अपना वोट देने जाएं, क्योंकि आपका वोट जो है वो बहुमूल्य वोट है। आपका वोट, मोदी जी का वोट, राहुल गांधी का वोट, ओवैसी साहब का, मेरा, सबका वोट बराबर है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आपको वो सभी को बराबर हक देता है यहाँ अपना हक की आवाज़ उठाने के लिए। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब भी अपना वोट देने जाएं तो पहले पूरी तरह से उस कैंडिडेट के बारे में, उस पार्टी के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल ज़रूर करें कि कैंडिडेट कैसा है, पढ़ा लिखा, समझदार, आपके हक की हुकूक की बात करेगा नहीं करेगा, जो भी है, जिस भी तरह के आपके सवाल हैं उन सवालों के जवाब जब आपको मिल जाए तब उसको वोट देने जाए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दे के आए। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। राजस्थान में आज के दिन मुस्लिम मतदाताओं का रुख किधर है? राजस्थान में अगर हम बात करें तो मुस्लिम मतदाताओं के साथ में, माइनॉरिटी के साथ में दलितों का भी नाम लेना चाहूँगा, पिछड़े सभी वर्गों का नाम लेना चाहूँगा। ये सारी पार्टियां, ये सारे जो पार्टियां, ये सारे जो मतदाता हैं, ये डेफिनेटली आज AIMIM की तरफ एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी ने खेल कर रखा था पिछले कई सालों से कि एक बार आप राज करें, एक बार आप राज करें। एक वैक्यूम सा बन गया था, एक कमी थी कि इनके हक और हुकूक की बात कोई नहीं उठा रहा था। तो अब AIMIM एक ऐसी पार्टी के रूप में यहाँ कदम रखा है हम लोगों ने कि ये लोग अब हमारी तरफ देख रहे हैं, उम्मीद से देख रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग इनकी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए जमील खान जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज हमारे मेहमान थे जमील खान, AIMIM के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष। हमने बात की उस महत्वपूर्ण आबादी की जो राजस्थान की सत्ता से, राजस्थान के संघर्ष से बखूबी वाकिफ है। इस चुनाव में उनका रोल भी महत्वपूर्ण रहेगा। अब 50 सीटें तो सीधी ऐसी हैं जो तय करती हैं कि मुस्लिम मतदाताओं के हक की बात करेंगे, हित की बात करेंगे तो जीत पक्की होगी। इसके बीच में AIMIM आई है। सवाल कई इनके आने पर भी थे, इनकी मौजूदगी पर भी है और इनके चुनाव लड़ने के बाद क्लियर भी होंगे, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान का यह चुनाव रोमांचक बनाने में इस पार्टी की भी भूमिका इस बार रहने वाली है। खासतौर पर जयपुर राजधानी के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में और सीमावर्ती उन इलाकों में जहां पर AIM पिछले साल, 1.5 साल से मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी तमाम मुद्दे हैं, तमाम रुख है और कई ऐसी घटनाएं हुई है जो राजस्थान की राजनीति का मिजाज इस बार मुस्लिम मतदाताओं के लिहाज से बनाए और बिगाड़ेगी। इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। राजस्थान चौक के तमाम चैनल्स, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स आप फॉलो करते रहिए। महत्वपूर्ण लोगों से आपको मिलाते रहेंगे। अपनी राय अवश्य दीजिएगा और साथ ही मतदान करने भी जाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अंकित तिवारी लेता हूं विदा। नमस्कार।